तो आज हम कक्षा 12वीं विषय जो है हमारा राजनीति विज्ञान है ना, छत्तीसगढ़ बोर्ड वाला चैप्टर जो है हमारा 5, चैप्टर 5 आज हम देखने वाले हैं। चैप्टर 5 में 5.2 नियोजित विकास की राजनीति है ना, 5.2 नियोजित विकास की राजनीति, नियोजित विकास की राजनीति। इस चैप्टर को आज हम समझेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये नहीं कि समझेंगे, समझने का समय तो निकल गया क्योंकि एग्जाम आने वाला है। तो मैं इस चैप्टर को पूरा एकदम डिटेल से नहीं बताऊंगा, बस इस चैप्टर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको सही विकल्प के रूप में और खाली स्थान वगैरह के रूप में है ना, मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ हूँ, बस इसी क्वेश्चन को टॉपिक वाइज में बताऊंगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नियोजित विकास की राजनीति, राजनीति विज्ञान का चैप्टर 5 कक्षा 12वीं है ना, सीजी बोर्ड, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। इसमें देखिए सबसे पहला सवाल जो है ना, सबसे पहला सवाल वो क्या है, नियोजन क्या है, नियोजन क्या है, दूसरा विकास क्या है ना, और तीसरा राजनीति क्या है। तो मेरे हिसाब से विकास और राजनीति को बताने की जरूरत नहीं है। विकास का मतलब वही जिस स्थिति में आज हम हैं, इस स्थिति से आगे बढ़ना। अगर आप आज 10 रुपए कमा रहे हो तो उसको 20 कमाने के बारे में सोचो, अगर आप 100 कमा रहे हो तो 200 के बारे में सोचो, ठीक है। यही डेवलपमेंट, अपनी वर्तमान स्थिति से आगे निकलना, ये क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। राजनीति हम सभी जानते हैं, किसी भी देश किसी भी राज्य को चलाने की जो व्यवस्था होती है ना, ये क्या कहलाता है, राजनीति कहलाता है। अगला क्या है हमारा नियोजित, इसको समझना जरूरी है। नियोजित क्या होता है, नियोजित ये जो है ये नियोजन से बना है, नियोजन, नियोजन। अब नियोजन का मतलब क्या होता है, पेपर में पूछ सकता है नियोजन का मतलब क्या होता है। तो नियोजन का मतलब क्या होता है, अपनी वर्तमान स्थिति को देखते हुए भविष्य की रूपरेखा बनाना, भविष्य की तैयारी करना, यही क्या है, नियोजन है। आप लोग सुने होंगे एक शब्द परिवार नियोजन, मतलब क्या होता है, केवल 2 बच्चे या 1 बच्चे को अपने परिवार में जन्म देना ताकि हम उसका अच्छे से विकास कर सकें, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करा सकें, उसको खाना पीना का हर चीज का मतलब किसी चीज का कोई कमी ना रहने दें हम उसके डेवलपमेंट में। परिवार नियोजन का मतलब क्या होता है, अपने भविष्य को देखते हुए आज की तैयारी करना है ना। भविष्य में अगर हम ज्यादा बच्चे रख लेंगे तो क्या होगा, भविष्य में उसके पढ़ाई लिखाई में, शादी में, ये सब में खर्च भी बहुत ज्यादा होगा। तो पहले के लोग ऐसे ही करते थे, बहुत सारे बच्चे अपने परिवार में लाते थे, 5, 6, 7, 8 भाई होते थे पहले, तो भाई बहन सब मिला के 10, 12 हो जाते थे। तो इसमें होता क्या था कि पढ़ाई लिखाई है ना, संस्कार ये सब नहीं हो पाता था। वो सब तो माता पिता तो कमाने खाने में ही फुर्सत नहीं मिलता था, इतने जने बच्चे हैं सबको कमाना है, खिलाना है, कोई संस्कार नहीं मिल पाता था। एक बच्चा होगा तो उसको एकदम ध्यान से पालेंगे। तो तुम क्या किए हो, 10 बच्चों को जन्म दे दिए हो लेकिन कोई कुछ नहीं बन पाया, लेकिन 1 बच्चे को जन्म दे दिए वो कुछ बन गया, तो वो ज्यादा अच्छा है पहले वाली स्थिति से। तो अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में भविष्य की तैयारी करना, यही क्या है, नियोजन है। वर्तमान को ध्यान में रखते हुए भविष्य की रूपरेखा बनाना, यही क्या है, नियोजन है। क्लियर है, क्योंकि 1-2 नंबर का जो सवाल होता है वो ज्यादा आता है। हम लोग ज्यादातर बड़े सवालों पर फोकस करते हैं, अच्छी बात है, बड़ा सवाल फंस गया तो अच्छी बात, 5 नंबर मिलेगा, 4 नंबर मिलेगा, और नहीं फंसा तो पूरा तुम्हारा मेहनत गया पानी में। इस कारण केवल बड़े सवालों पर फोकस नहीं करना चाहिए, छोटे सवालों को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि छोटे सवाल वाले ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तुम तैयारी करोगे तो उसके फंसने के चांसेस ज्यादा है, पहला चीज। और दूसरा चीज क्या है कि छोटे सवाल जो होते हैं उसको तैयार करना भी बहुत आसान होता है, बस एक बार देख लो हो गया तैयार। और बड़े सवाल को याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लिख के भी देखना पड़ेगा, तब तो वो अच्छे से तैयार होगा। तो यहाँ पे मैं कुछ सही विकल्प लाया हूँ ताकि साथ में क्या हो, इसका भी तैयारी हो जाए। तो देखो सबसे पहला सवाल, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, है ना। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1955, 1952, 1950 और 1948, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1950, ठीक है। दूसरा देखो, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में, तो भाई जब हमारा देश आजाद हुआ और पहली बार जब सरकार बनी, जब सरकार बनता है तभी पंचवर्षीय योजना आता है, क्योंकि कोई भी सरकार 5 साल के लिए आता है, तो इसी कारण उसको पंचवर्षीय योजना बोलते हैं।
सरकार 4 साल के लिए आता तो चतुर्वर्षीय परियोजना बोलते हैं उसको, है ना। तो यहाँ पर देखो पहली बार जब हमारा सरकार बना, देश 1947 में आजाद हुआ, 1952 में पहला आम चुनाव हुआ और इस आम चुनाव में क्या हुआ, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का क्या हुआ था, सरकार बना। तो उस समय हमारे देश में कुछ नहीं था सिवाय किसके, जमीन के। हमारे पास बस जमीन थे और कुछ गरीब लोग थे जो पहले खेती करते थे, है ना। तो यहाँ पर हम कुछ उद्योग सर्विस सब के बारे में सोच नहीं सकते हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो थी हमारी, उसने किस पर बल दिया, कृषि पर, है ना, कि भाई पहले हम अपने पैरों पर तो खड़ा हो जाए तब विकास करेंगे। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना है उसने कृषि पर बल दिया। उसके बाद फिर उद्योग वगैरह पर बल दिया, है ना। उसी के बाद हमारा ये भिलाई स्टील प्लांट वगैरह सब उसी समय खुला था, दूसरा पंचवर्षीय योजना के आसपास। चलो ठीक। योजना आयोग के स्थान पर किसकी स्थापना की गई, है ना। योजना आयोग के स्थान पर किसकी स्थापना की गई, तो भाई योजना आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय विकास परिषद, पिछड़ा वर्ग आयोग, नीति आयोग या इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है। तो योजना आयोग के स्थान पर, है ना, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, योजना आयोग के स्थान पर, है ना, योजना आयोग के स्थान पर 13 अगस्त 2014 में, है ना, ये जो है हमारा 13 अगस्त 2014 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग, कहने का मतलब क्या है, वही है, सारा चीज कोई डिफरेंस नहीं है, बस वो क्या है, नाम चेंज हो गया, योजना आयोग की जगह नीति आयोग नाम कर दिया गया और थोड़ा सा बदलाव ला दिया गया, है ना, थोड़ा सा हल्का सी। तो ये है, ठीक है। तो इसको जो है ध्यान देना। ये भी पूछ सकता है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो हमने बात की 1950, लेकिन कब 1950, तो 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 में क्या बना था, योजना आयोग आया था, योजना आयोग। योजना आयोग और 13 अगस्त 14 को योजना आयोग समाप्त हो गया, उसके जगह नीति आयोग आया, नीति आयोग, ठीक है। तो योजना आयोग के स्थान पर किसकी स्थापना की गई थी, तो ये आ जाएगा हमारा नीति आयोग, है ना। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 2014, 15, 16, 17, तो अभी बताया 13 अगस्त 2014 नीति आयोग की स्थापना 13 अगस्त 2014 में हुई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, क्या, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है। तो यहाँ नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जैसे राज्यसभा में जो उपराष्ट्रपति होता है वही सभापति बनता है, फिक्स रहता है वो पद, उपराष्ट्रपति ही सभापति के सीट पर बैठता है, उसके लिए अलग से और चुनाव नहीं होता। जो उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत गया वो मतलब साथ में उसका भी जीत गया। तो वैसे ही हमारे नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन होता है, हमेशा प्रधानमंत्री, है ना। नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा कौन होगा, प्रधानमंत्री ही होगा, ठीक है। उसके लिए और कोई सीट नहीं है, कोई चुनाव नहीं है, जो प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का भी अध्यक्ष होगा, ठीक है। नीति आयोग का जैसे काम वगैरह बोले तो यही है कि हमारे देश के लिए योजना बनाना, नियम नीति बनाना, है ना, हमारे देश में कितने संसाधन है इसको देखना और उस संसाधन का कैसे उपयोग करना है। नीति आयोग मतलब एक थिंक टैंक बोलते हैं नीति आयोग को। थिंक टैंक किसको बोलते हैं, मतलब कुछ बुद्धिजीवी वर्ग लोगों का समूह जो कि क्या करता है, योजना बनाने का काम करता है। थिंक टैंक मतलब कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों का समूह जो कि योजना बनाने का काम करता है, उसको थिंक टैंक बोलते हैं। और हमारे यहाँ जो नीति आयोग है वो थिंक टैंक है और इसका काम क्या है, हमारे देश में कितने संसाधन है ना, इसको पता करना और हमारे देश में कहाँ पर किस चीज की जरूरत है, कौन सी योजना बनानी है, कहाँ पर बनानी है, ये सारा डिसीजन ये लोग लेते हैं, ठीक है। कार्य अभी हम और डिटेल से देखेंगे आगे इसको, अभी हल्के से मैं बता देता हूँ। चलिए, पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे, ठीक है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना को किसने, सवाल क्या है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे, मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना को किसने बनाया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, है ना, पीसी महलनोबिस और के एन राज। तो हमको लगता है कि भाई प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री होगा ऐसे करके, लेकिन एक्चुअल में प्रधानमंत्री के नाम पर हर काम होता है लेकिन उसको प्रधानमंत्री नहीं करता है,
या सर्जिकल स्ट्राइक है, तो ये पूरा पूरा प्रधानमंत्री ने किया क्या? इसको नहीं किया ना, उसको आइडिया देने वाला भी कोई होगा, है ना। उसको जो है अप्लाई करने के लिए सेना थी, सेना ने उसको लागू कराया, है ना। जो सर्जिकल स्ट्राइक करना था उस काम को किया उसने, आइडिया कोई और दिया होगा, ये तो बस साइन किया। ऐसा नहीं है कि बस साइन किया, इसका भी बहुत बड़ा हाथ था उसमें, लेकिन पूरा रोल प्रधानमंत्री का नहीं होता है, उसके पीछे बहुत बड़ी टीम काम करती है प्रधानमंत्री के पीछे। तो यही है प्रथम पंचवर्षीय योजना किसने बनाया था, इसके रचनाकार कौन थे? तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा के.एन. राज, के.एन. राज। योजना आयोग के गठन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अगला सवाल है, योजना आयोग के गठन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, योजना आयोग के बारे में पूछेगा। योजना आयोग का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, 3 नंबर 2 नंबर में आएगा। तो हम इसमें क्या बताएंगे, योजना आयोग का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, हो सकता है 4 नंबर में भी पूछ ले। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि स्वतंत्रता के बाद, है ना, देखो स्वतंत्रता के बाद एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए, ऐसा राज्य जहां पर सबका विकास हो, है ना। तो स्वतंत्रता के बाद एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, स्वतंत्रता के बाद एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए एक समिति बनाई गई 15 मार्च 1950 में, है ना, जिसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री को बनाया गया। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद 15 मार्च 1950 में एक समिति बनाई गई जिससे कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके, है ना। सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे तो योजना कौन बनाएगा फिर, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो एक अलग से कमेटी बनाया गया, एक अलग से टीम तैयार किया गया, जिसको क्या कहा गया, इसको कहा गया योजना आयोग, योजना आयोग कहा गया। और इसके हेड अध्यक्ष जो है वो कौन, प्रधानमंत्री बने, है ना। और बाद में देखो क्या है, इसके बाद में 13 अगस्त 2014 को इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग हम क्या कहते हैं, इसे हम थिंक टैंक भी कहते हैं। योजना आयोग को थिंक टैंक भी कहते हैं। ठीक है, चलो इसको देख। आर्थिक नियोजन के लाभ लिखिए। देखो सवाल एक आ सकता है, आर्थिक नियोजन के लाभ। आर्थिक नियोजन किसको बोलते हैं भाई, नियोजन किसको बोलते हैं कि भविष्य को देखते हुए, है ना, वर्तमान में ही भविष्य की तैयारी कर लेना, वर्तमान में ही क्या कर लेना, भविष्य की तैयारी करना, ये क्या है, हमारा नियोजन है। तो आर्थिक नियोजन क्या है, तो अर्थ से संबंधित, मतलब संसाधनों से संबंधित तैयारी जो होता है, जो हम भविष्य के लिए करते हैं, वो क्या हो जाएगा, आर्थिक नियोजन हो जाएगा। तो आर्थिक नियोजन क्यों जरूरी है ये पूछ रहा है, क्यों आवश्यक है आर्थिक नियोजन। अगर सवाल ये आए आर्थिक नियोजन के लाभ लिखिए, है ना, महत्व को बताइए, क्यों जरूरी है, तब हम यहाँ पर इन 4 टॉपिक को बताएंगे। क्या बताएंगे, सबसे पहले आर्थिक नियोजन करने से क्या होता है, केंद्रीय नियोजन सत्ता स्थापित होती है। देखो क्या होगा भाई, आर्थिक नियोजन करना है हमारे देश में, हमारे देश में जितने संसाधन हैं ये सभी संसाधनों का उपयोग करना है। तो हर आदमी अपने हिसाब से करेगा, केंद्र सरकार अपने हिसाब से, राज्य सरकार अपने हिसाब से। लेकिन मान लो आर्थिक नियोजन हमने बना लिया है, पहले से तैयारी कर लिया है कि यहाँ से जो पैसा आएगा इसको यहाँ लगाएंगे, यहाँ जो पैसा आएगा यहाँ लगाएंगे। इससे क्या होगा, एक व्यक्ति हो जाएगा डिसीजन लेने वाला, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बहुत सारे लोग नहीं आ जाएंगे। और जब बहुत सारे लोग मिल करके निर्णय लेते हैं ना, तो क्या होता है, वहां पर गलत निर्णय हो जाता है। और एक अकेला व्यक्ति अगर निर्णय लेता है ना, तो वहां गलत होने की संभावना कम होती है, गड़बड़ी ज्यादा नहीं होती है। तो इस कारण क्या होता है, आर्थिक नियोजन से एक व्यक्ति, है ना, इसी को बोला गया है केंद्रीय नियोजन। केंद्र में बैठ करके एक व्यक्ति को पावर मिल जाता है ना, एक व्यक्ति को सत्ता मिल जाती है, प्रभुत्व स्थापित हो जाता है कि वो आर्थिक नियोजन कर सके, है ना, संसाधनों से संबंधित वो नियोजन कर सके। दूसरा, आर्थिक नियोजन से क्या फायदा है, क्या लाभ है, तो दूसरा लाभ है प्राप्त संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग। मतलब क्या है कि हमने नियोजन नहीं किया, कोई तैयारी नहीं किया, हमको मान लो जाए कहीं जाना है,
है ना, या हमको आउट ऑफ स्टेट जाना है, पुरी वगैरह जाना है, और हमने कोई नियोजन कोई तैयारी नहीं की है, सीधा निकल गए, तो बहुत सारी समस्याएं आ सकती है हमको, है ना। अरे यार ठंड लग रहा है करके हम बहुत सारा वजन, है ना, वो रजाई वजाई लेके चले गए, स्वेटर वगैरह पहन के चले गए, वहां गर्मी है, वहां गर्मी है, तो एक तो क्या है उसका यूज नहीं हुआ, और दूसरा हमको बोझा उठा के चलना पड़ेगा हर जगह। तो किसी भी जगह पर हम जा रहे हैं या कोई भी हम काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले उससे संबंधित जानकारी होनी चाहिए, और हमारा क्या होना चाहिए, एक अच्छा तैयारी होना चाहिए। तो हमारे देश के जो संसाधन है उसका, जिसका हम भविष्य में उपयोग करने वाले हैं, उसका अनियंत्रित तरीके से, अनियमित तरीके से दोहन नहीं होना चाहिए। उसका क्या होना चाहिए, बिल्कुल नियोजन होना चाहिए, ताकि हम उसका सही उपयोग कर सकें, अनुकूलतम उपयोग कर सके हम उसका। तीसरा देखो क्या है, आर्थिक नियोजन से क्या लाभ है, निश्चित एवं दीर्घकालिक प्रक्रिया। देखो क्या है भाई, नियोजन जो है ना, हमारा नियोजन, ये जो है आर्थिक नियोजन या पैसे से संबंधित या संपत्ति संसाधनों से संबंधित कोई कार्य करना, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है कि भाई चलो हो गया खत्म, ऐसा नहीं है। ये बहुत लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे हमने सड़क बना दिया, तो वो सड़क क्या है, ऐसा नहीं बन गया उसके बाद काम खत्म, उसके बाद वो कई सालों तक चलेगा वो, और वहां पर क्या करेंगे, उस पर हमारी जो जनता है वो चलेगी। अच्छा मान जाए हम बनाएंगे उसको, तो वो क्या करेगी, हमारी तारीफ करेगी, और अगर हम खराब बनाएंगे तो हमको गाली भी देगी वहीं पर, अरे देख ये बनाया है, ऐसा करके, है ना। तो आर्थिक नियोजन कोई छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं है, बहुत लंबी प्रक्रिया है जो बहुत लंबे समय तक चलती है। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि अचानक से कर दिए, नियोजन की बहुत जरूरत है। छोटी मोटी प्रक्रिया है, चाय बनाना है तो ठीक है, सीधा बनाने के लिए भिड़ जाओ, है ना। लेकिन अगर कोई केमिकल रिएक्शन करना है तो ऐसा नहीं होता है, पहले पढ़ाई करनी पड़ती है उसकी, और उसके बाद बहुत सावधानी से उस काम को करना पड़ता है, क्योंकि वो छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं है। तो ये आर्थिक नियोजन भी कोई छोटी प्रक्रिया नहीं है, एक दीर्घकालिक मतलब लंबी प्रक्रिया है, और इसका नियोजन तो होना ही चाहिए, है ना। तो आर्थिक नियोजन करने का एक तीसरा लाभ क्या है कि लंबी प्रक्रिया है, और लंबी प्रक्रिया का नियोजन करना चाहिए। तीसरा क्या है, सामाजिक लाभ को प्राथमिकता। देखो क्या करेंगे, हम कोई आर्थिक नियोजन नहीं किए हैं, सीधा हम क्या कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, विकास कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, कुछ लोगों को लाभ होगा, कुछ लोगों को नहीं होगा, अमीर और अमीर होता जाएगा, गरीब और गरीब होता जाएगा, जिससे समाज में समानता खत्म हो जाएगी, असमानता व्याप्त हो जाएगी। और जब समाज में असमानता होती है तो हर एक व्यक्ति अपने जैसे ही लोगों को पसंद करता है, समाज में दूसरे लोगों को वो पसंद नहीं करता है, जिसके कारण उसके मन में क्या आ जाएगा, गलत भावना, है ना, लड़ाई झगड़ा मारपीट, जैसे हिंदू मुस्लिम दंगा कितना होता है, देखे हो ना, कभी साहू और देवांगन लोग का दंगा देखे हो क्या, नहीं होता है। गाँव में साहू देवांगन बहुत है, लेकिन कभी देखे हो क्या साहू और देवांगन का दंगा हो गया, नहीं होता है ना। हिंदू मुस्लिम दंगा होता है, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दोनों ये मान्यता हो गया है कि ये एक अलग समाज, ये अलग समाज है ना, वो एक अलग समाज, ये अलग समाज है, ये मतलब कि मेंटेलिटी बन गई है। तो यहीं पर देखिए क्या है, आर्थिक नियोजनों का अगर हम क्या करते हैं, आर्थिक नियोजन करके अगर हम योजना बनाते हैं, कोई स्कीम लाते हैं, है ना, और विकास करते हैं, तो वहां पर क्या होगा, सामाजिक लाभ जो है वो सबको मिलेगा, किसी एक व्यक्ति को नहीं मिलेगा। और डायरेक्ट ऐसी योजना बना दिए तो समाज के किसी एक वर्ग को ही उस योजना का लाभ मिलेगा, दूसरे वर्गों को नहीं मिलेगा, जिससे एक व्यक्ति को बहुत फायदा, दूसरे को कोई फायदा नहीं, जिससे असमानता व्याप्त हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, आर्थिक नियोजन होना चाहिए जिससे सामाजिक लाभ जो है सबको प्राप्त हो, है ना, किसी एक वर्ग को ना प्राप्त हो। अब यहाँ पर देखो हम इसको एक बार और देख लेते हैं, एक एक टॉपिक अभी मैं समझाया, अब इसको एक साथ थोड़ा सा देख लेते हैं। आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं, तो भाई हमारे देश के जो संसाधन है, उस संसाधनों का, है ना, भविष्य को सोचते हुए उसके उपयोग को लेकर के रूपरेखा तैयार करना, इसका कैसे उपयोग करना है, यही क्या है, आर्थिक नियोजन है। आर्थिक नियोजन क्यों किया जाता है, तो सबसे पहला कारण तो यही है कि डिसीजन मेकिंग पावर जो है, निर्णय लेने की जो क्षमता है, वो एक व्यक्ति के पास होना चाहिए जो केंद्र में बैठी है। हर व्यक्ति नहीं, पार्षद अलग डिसीजन ले रहा है, महापौर अलग ले रहा है, राज्य सरकार अलग ले रहा है, केंद्र सरकार, तो ये चार दिशाओं में खींचा जाएगा समाज जो है हमारा, फिर हो ही नहीं पाएगा कोई काम। जब चार आदमी मिल करके किसी पत्थर को एक दिशा में खींचेंगे तब ये खींचाएगा। अब ये चारों अलग अलग दिशा में खींच रहे हैं अपना अपना दम लगा के, तो ये कुछ नहीं होगा काम, वो वहीं पर रह जाएगा। तो इस कारण क्या है, हमारा जो संसाधन है उसका उपयोग कैसे करना है, कि एक व्यक्ति डिसीजन ले और बाकी सब उसको फॉलो करेगा।
तो इस कारण आर्थिक नियोजन बहुत जरूरी है ताकि निर्णय लेने की क्षमता एक किसी केंद्रीय व्यक्ति के पास हो जो बीच में बैठा है। दूसरा क्या है, आर्थिक नियोजन का दूसरा लाभ क्या है कि जो हमारे पास संसाधन है उसका गलत उपयोग ना हो। पहले से तैयारी करके रखेंगे तो सही उपयोग होगा। हाँ, ये मेरे पास, अब मान लो जाए मेरे को क्या है, तनख्वाह मिल गया है ना, अब मेरे को तनख्वाह मिल गया, अब जहां मन कर रहा है वहां मैं खर्च कर रहा हूँ, कोई नियोजन नहीं किया हूँ, है ना, कोई वहां पर मैं पहले से तैयारी भविष्य के लिए नहीं किया, तो एक समय ऐसा आएगा कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। तो यहाँ पर क्या है कि मेरे पास जो तनख्वाह आ रहा है मैं उसको क्या करूंगा, एक जगह इकट्ठा करके रखते जाऊंगा, और पहले से जो मैंने सोच के रखा है, हाँ यहाँ पर इतना खर्च करूंगा, यहाँ इतना खर्च करूंगा, इतना बचा के रखूंगा। कहने का मतलब क्या है, जो मेरे पास संसाधन है उसका सही अनुकूल उपयोग, गलत उपयोग नहीं, अनुकूल उपयोग। पहले से तैयारी करने से क्या होता है, प्राप्त संसाधनों का गलत उपयोग नहीं होता, अनुकूल उपयोग होता है। तीसरा क्या है कि ये जो हमारा काम है ये छोटा मोटा काम नहीं है, दीर्घकालिक कार्य है। जैसे आज मैं 2 रुपए बचा के रख रहा हूँ, वो क्या है, ऐसा नहीं है, है ना, कि ठीक है बचा लिए, भविष्य में उसका कुछ काम करेंगे, वो भविष्य में या बहुत भविष्य में, बहुत बाद में, है ना, या तो फिर मेरे बुढ़ापे में जब मेरे को पैसे की जरूरत होगी तब वही पैसा मेरा क्या होगा, काम आएगा। तो ये सब हमारा क्या है, दीर्घकालिक प्रक्रिया है और इसका नियोजन होना बहुत जरूरी है। पैसे से संबंधित, संसाधनों से संबंधित जो भी चीज है वो दीर्घकालिक प्रक्रिया, जैसे हमारे यहाँ कोयला है, सारे कोयले को एक ही दिन निकाल लिए और सबको बिजली बना दिए, यूज कर लिए, तो भविष्य में तो हमारे जो वंशज लोग होंगे, आगे जो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसको पता भी नहीं चलेगा अरे कोयला क्या चीज होता है, हम सबको खत्म कर डाले हैं। तो ये दीर्घकालिक प्रक्रिया है जिसको हमें सोच समझ के सही उपयोग करना है और इसलिए नियोजन बहुत जरूरी है। तो ये तीसरा पॉइंट आ गया, निश्चित एवं दीर्घकालिक प्रक्रिया। चौथा क्या है, सामाजिक लाभ। देखो आर्थिक नियोजन करने से क्या होता है, सामाजिक लाभ को प्राथमिकता मिलती है। आर्थिक नियोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा, व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता मिलेगी। कोई नियोजन नहीं किए हैं, कोई तैयारी नहीं किए हैं, है ना, और हमने क्या कर दिया, कोई नौकरी निकाल दी है, यहाँ पर इतने सारे लोगों की जरूरत है, तो कोई योजना निकाले हैं, तो वहां पर जो पहले से वहां पर उस पोस्ट में बैठे हुए हैं वो अपने परिचित के लोगों को लाएंगे, जो उस विभाग से संबंधित है अपने परिचित के लोगों को लाएंगे। और अगर हमने योजना निकाल दिया है, पूरा तैयारी के साथ हम भर्ती ले रहे हैं, तो वहां पर किसी व्यक्तिगत आदमी को लाभ नहीं होगा, पूरे समाज को लाभ होगा। जो तैयारी करेगा वो वहां पर आएगा। तो नियोजन से क्या होता है, सामाजिक लाभ होता है, किसी एक व्यक्ति को लाभ नहीं होता, समाज के सभी व्यक्तियों को एक साथ लाभ होता है। तो आर्थिक नियोजन के लाभ क्या है, अगर ये पूछेगा तो ये 4 चीज हमको बताना है, 4 चीज। सबसे पहले केंद्रीय सत्ता, एक व्यक्ति के पास पावर होगा। अब भाई वो एक व्यक्ति के पास पावर होगा तो वो सही उपयोग करेगा, अनुकूल उपयोग। अब भाई वो अनुकूल उपयोग कर दिया तो ऐसा नहीं खत्म हो गया, वो जो उपयोग करेगा वो एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है वो। और चौथा क्या है, जो भी वो काम किया इससे क्या होगा, सामाजिक लाभ होगा, व्यक्तिगत लाभ नहीं होगा किसी एक व्यक्ति को, पूरे समाज को लाभ होगा। तो चारों पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए, ठीक है। ये पेपर में पूछ सकता है, आर्थिक नियोजन के महत्व को बताइए, आर्थिक नियोजन का लाभ बताइए। अगला सवाल है हम लोग का, योजना आयोग की संरचना को समझाइए। स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर बताना है हम लोग को इसका। योजना आयोग की संरचना। चलो भाई ध्यान दो, योजना आयोग की संरचना हमारी कैसी है ना। तो योजना आयोग की संरचना किस प्रकार से है, चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। नाम चेंज हो गया है, बाकी सब तो सेम है ना। तो यहाँ पर क्या है, ऐसे पूरा सेम नहीं है, बहुत डिफरेंस भी आया है इसमें। 2014 में जब योजना आयोग को नीति आयोग बनाया गया था, लेकिन हमको उस लेवल पे नहीं जाना है, हमको उतना लिखना है जितने में हमको नंबर मिल सके। बाकी हम 12वीं के बाद जो कंपटीशन पेपर होगा है, कंपटीशन का क्लास लगेगा, उसमें एकदम डिटेल से समझेंगे हर एक चीज को। तो देखो यहाँ पर योजना आयोग को समझो, योजना आयोग का स्ट्रक्चर कैसा है। तो योजना आयोग का स्ट्रक्चर कैसा है, सबसे पहला योजना आयोग का एक अध्यक्ष का पद होता है, अध्यक्ष है ना, जो कि सबसे बड़ा पद होता है। और ये जो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है ना, ये भारत का प्रधानमंत्री को ही बनाया जाता है, प्रधानमंत्री को ही जो है अध्यक्ष बनाया जाता है। क्लियर है। अब ये प्रधानमंत्री अध्यक्ष बनने के बाद अपने पसंद के किसी व्यक्ति को क्या करता है, उपाध्यक्ष बनाता है, अपनी पसंद से किसी को उपाध्यक्ष
उपाध्यक्ष बनाता है ना। तो ये हो गया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है, ये हो गया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अब यहाँ पर ध्यान देखिए, इसमें सदस्य भी होते हैं। योजना आयोग में क्या होते हैं, सदस्य भी होते हैं, सदस्य। तो सदस्य कौन होंगे, तो योजना, पहली बात तो ये सोचो किसके लिए बन रहा है, तो योजना बन रहा है भारत देश के लिए। भारत में जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना, 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश, उन्हीं के लिए योजना बन रहा है। तो वहां के लोग भी तो सदस्य होंगे क्या। तो राज्यों के, है ना, स्टेट, राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के, है ना, उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या होंगे, सदस्य होंगे योजना आयोग के। ठीक है, जब भी योजना आयोग का बैठक होगा तो क्या होगा, ये सभी सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वहां पर शामिल होंगे। इसके अलावा और कौन होते हैं योजना आयोग में शामिल, देखो क्या होता है ना कि अगर कोई योजना बनाना है या कोई केस है जो कि कुछ राज्य, 2-3 राज्यों से संबंधित है ना, कुछ राज्य 2-3 राज्यों से अगर वो केस संबंधित है, तो सभी लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है। वहां पर क्या किया जाता है, एक कार्यकारी परिषद बना दिया जाता है। सदस्य के अलावा एक और होता है कार्यकारी परिषद, कार्यकारी परिषद। इसका काम क्या होता है, जैसे मान लो जाए हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का कोई विवाद हो गया, महानदी को लेकर के विवाद हो गया, वो लोग बोल रहे हैं महानदी का पानी ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं, जिससे यहाँ कृषि नहीं हो पा रहा है। अब इसके लिए सभी राज्यों को मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के, है ना, कुछ लोगों को लेकर के एक कार्यकारी परिषद बना देंगे, कुछ बुद्धिजीवी लोग जो कि उस टॉपिक से अपना क्या करते हैं, रिलेशन रखते हैं, उस टॉपिक से संबंधित हैं, कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग हैं दोनों राज्यों के, उसको मिला करके एक परिषद बना लेंगे और साथ में वहां के मुख्यमंत्री को भी बुलाएंगे और बैठक कराएंगे। कब बैठक कराएंगे, जब प्रधानमंत्री का आदेश होगा, प्रधानमंत्री का आदेश होगा तब ये कार्यकारी परिषद का बैठक होगा और इसमें संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री को भी आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी एक सदस्य, मतलब ये भी एक पार्ट है ना योजना आयोग का। लेकिन ये हमेशा नहीं रहता, काम होने के बाद इसको हटा दिया जाता है ना, परमानेंटली इसको हटा देते हैं काम होने के बाद। और क्या होता है, योजना आयोग में कुछ और लोगों का समूह होता है, बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को, विशेषज्ञ लोगों को भी इसमें रखा जाता है। जैसे मान लो जाए कोई केस है, कोई केस आ गया सरकार के पास, है ना, अब वो केस सरकार समझ नहीं पा रही है क्योंकि वो केस क्या है, थोड़ा टेक्निकल है। टेक्निकल है मतलब इंटरनेट वगैरह से संबंधित है, कुछ योजना बनाना है इंटरनेट को लेकर के। देखो जैसे कि अभी क्या है, इंटरनेट में कई प्रकार के गलत काम हो रहे हैं, है ना। अब ये गलत काम होते रहेंगे तो विकास नहीं हो पाएगा, और विकास नहीं हो पाएगा तो योजना आयोग का कोई काम नहीं है, फिर तो योजना आयोग अपना काम सही से नहीं कर पाएगा। तो जैसे कि हम लोग देखें अभी इंटरनेट में एक तो जो है शब्द बहुत उपयोग हो रहा है न्यूज वगैरह में, न्यूज़पेपर में बुली, है ना, क्या है, एक बुली ऐसा टाइप का क्या है, एक ऐप बोल रहे हैं, हाँ बुली ऐप और सुल्ली ऐप दोनों है। महिलाओं का बिक्री है ना इसमें, है ना, महिलाओं को खास करके जैसे मुस्लिम महिला लोग का फोटो इसमें डालते थे, इतने का है रेट के साथ। तो वो जो लोग हैं फर्जी है, एक्चुअल में फर्जी था, ये बदनाम करने के लिए डालते थे। लेकिन वो जो लोग हैं ना वो टेक्निकल फील्ड के, है ना, बीटेक उटेक कर रहे थे, प्रथम फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के स्टूडेंट थे, 18 साल 20-21 साल के, जो अभी अरेस्ट हुए हैं। ठीक है, तो ये सब ऐप बना के ये महिलाओं को क्या करते थे, मतलब बदनाम करने का काम करते थे। तो ये सारी चीजें सरकार, प्रधानमंत्री तो समझ नहीं पाएगा। प्रधानमंत्री हमेशा बोलता है भाई मैं चाय बेचने वाला हूँ, मैं कहाँ समझ पाऊंगा। तो यहाँ पर विशेषज्ञ लोगों की भी जरूरत पड़ेगी जो कि उस टर्मिनोलॉजी को समझ करके एक सरल शब्दों में सबको समझा सके। तो यहाँ विशेषज्ञ लोग भी शामिल होते हैं, विशेषज्ञ। तो देखिए योजना आयोग की संरचना कैसी है। योजना आयोग की संरचना सबसे पहले तो जो प्रधान, कुछ स्पेशल नहीं होता है, जो प्रधानमंत्री होता है उसी को सबसे पहले अध्यक्ष बना देते हैं। अब फिर ये अध्यक्ष बनने के बाद अपने पसंद के किसी व्यक्ति को उपाध्यक्ष बना देता है। अब इसके अलावा कुछ चुनाव कराने की जरूरत नहीं है, सभी जो राज्य है वहाँ के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश हैं तो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, है ना, मतलब राज्यपाल। अब दिल्ली में बोलोगे दिल्ली तो केंद्र शासित है और वहाँ मुख्यमंत्री भी है, तो दिल्ली में मुख्यमंत्री इसका सदस्य होगा कि उपराज्यपाल सदस्य होगा,
क्योंकि केंद्र शासित में हेड होता है उपराज्यपाल, लेकिन दिल्ली में मुख्यमंत्री भी है। तो जहां पर मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल दोनों हैं वहां मुख्यमंत्री होगा सदस्य। तो वो सभी क्या होंगे, इसके सदस्य होंगे। साथ में क्या होगा, जब कभी कोई विशेष मुद्दा आ गया है किसी कुछ राज्यों से संबंधित, तो उस राज्यों के लोगों को कुछ स्पेशल विशेष उस विषय से संबंधित लोगों को मिला करके कार्यकारी परिषद बना लेते हैं और इसको योजना आयोग में शामिल करके इनकी हेल्प लेते हैं, है ना। और क्या है, साथ में कुछ विशेषज्ञ लोगों की भी टीम होती है जो इसमें काम करती है, कुछ विशेषज्ञ लोगों का भी टीम होता है। तो ये क्या है, योजना आयोग का संरचना है हमारा, है ना। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, कार्यकारी परिषद और विशेषज्ञ, ये इसमें 5 लोगों का समूह होता है।